ये नाज़रीन कराम, बजट आ गया, बल्कि बजट आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। ये हमारी मईशत का नक्शा पेश करते हैं और मैंने किसी को इस पर मुतमिन नहीं देखा है। जैसा कि बात की जा रही है, हर बार के बजट के बारे में हर साल कुछ ना कुछ कहा जाता है, बिजनेस फ्रेंडली है, पीपल फ्रेंडली है, कभी कुछ कहा जाता है। इस बार यूँ लगता है जैसे सबको सांप सूख गया है, कोई ख़ास बात कर नहीं रहा। ये बजट के बारे में आज हम अलग अलग अपने माहिरीन मईशत से गुफ्तगू करेंगे और उनकी आरा जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं हमेशा की तरह, और उनकी राय हम बड़े मुकद्दम समझते हैं और लेते हैं और उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है, बजट आ गया है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे सवालात होंगे जो पैदा हो चुके होंगे और आपके जहन में होंगे। क्या 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 रहनुमाई करेंगे आप इस बजट के हवाले से हमारी? बहुत शुक्रिया आपका। ये बजट एक ऐसे मौके पर आया है जब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती को इतने संगीन खतरात हैं लाहक जो माजी में कभी नहीं थे। ठीक। दुनिया में एक नई तब्दीलियां भी आ रही हैं, नई सफबंदियां भी हो रही हैं। तो मेरे नज़दीक जो इस बजट का वाहिद मकसद ये होना चाहिए था, वाहिद मकसद, कि अब जैसे हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं जो 24वां प्रोग्राम होगा और ये शायद 3 से 4 साल की मुद्दत का होगा, तो एक हिकमत अमली 3 साल की होनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तान का 24वां जो प्रोग्राम होगा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे और इस बजट में इस 3 साल हिकमत अमली की बुनियाद रख देनी चाहिए थी। बेशक आवाम को रिलीफ ना मिलता, लेकिन अगर एक दफ़ा ये अगर 1965 से अब तक 23 मरतबा जाके आवाम तबाह बर्बाद हो चुके हैं तो और 3 साल सही, लेकिन आखिरी प्रोग्राम बना लें। बदकिस्मती से जब मैंने इस बजट तजावीज़ को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुल्की और बैरूनी अशराफिया को खुश करने के लिए इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि खुदा ना खास्ता ये 24वें प्रोग्राम जब ख़त्म होगा 3 साल या 4 साल के बाद, उसके बाद हमें खुदा ना खास्ता दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, जो नरम अल्फाज में इज्तिमाई खुदकशी होगी, क्योंकि दुनिया के हालात हमारे एडवर्स मजीद हो चुके होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान वगैरह में हमारी ज़रूरत कम हो जाएगी। ये बिल्कुल उल्टा हुआ है, ये तबाही की बात है। अब मकसद क्या है फिर इस बजट के? इस बजट के 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि हमें IMF से कर्जा मिल जाए, उसके बाद हमें आलमी मालियाती इदारों से मिल जाए, दोस्त ममालिक से कर्जों की रोल ओवर हो जाए और कुछ हमें और कर्जे वगैरह मिल जाएं ताकि हमारा गुजारा हो सके, मईशत जो है वो किसी बड़े झटके का शिकार ना हो। लेकिन ये बुनियादी मकसद था। दूसरा मकसद, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो FBR के टैक्स रेवेन्यूज हैं इसमें इस वक्त बजट में, उसको आप सूबों का हिस्सा निकाल दें तो सिर्फ सूद की रकम जो है उससे 4200 अरब रुपया ज्यादा है। ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि फिर नींद कैसे आती है। तो मकसद ये था कि शायद कुछ थोड़ा बहुत टैक्सों में ऐसा इजाफा हो जाए कि IMF के अच्छा जी ठीक है चलें गुजारा कर लेते हैं। ये 2 मकसद थे, मईशत की बेहतरी, अवाम की फलाह महबूद। ये दूर दूर तक इसका मकसद नहीं था, सिर्फ 2 मकसद थे जो मैंने आपको बता दिए, ये था। अब आप इसको देखेंगे कि ये खुद निसारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से साबित कर सकता हूँ इस बजट का मकसद है पाकिस्तान को खुद निसारी से मजीद दूर ले जाना। उसके मैं आदाद शुमार में आपको पता है बात करता हूँ ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि हमारा जो FBR है उसको 2000 ये जो साल ख़त्म हो रहा है इसमें 24,000 अरब रुपया की कैपेसिटी थी, वसूल करना चाहिए था। ये उनके अल्फाज हैं। बहरहाल ये रकम मेरे हिसाब से कम है, मगर मैं 24,000 मान लेता हूँ। हमने जो हदफ हासिल किया वो 9,000 का है, 9,200 का, यानी 15,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। अब ये इस साल का जो बजट है और ये 3 साल के अहदाफ इन्होंने हमें दे दिए हैं, उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि 3 साल बाद भी ये शॉर्टफॉल पूरी करने का इनका कोई इरादा नहीं है। तो एक सवाल मैं तो ये पूछने का हक एज ए पाकिस्तानी रखता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि 15,000 अरब रुपए कम वसूल किया है, तो अगर उनकी हुकूमत ये वसूल नहीं करना चाहती, स्टेट बैंक नहीं चाहता, FBR नहीं चाहता, इदारे नहीं चाहते, तो फिर ये काम कौन करेगा? और अगर आप ये 15,000 अरब वसूल नहीं कर लेते हैं तो ना आपको टैक्सों के बढ़ाने की ज़रूरत थी, ना बिजली की, ना गैस के।
आप IMF से भी आगे चल के निकल जाते, लेकिन आप तो कह रहे हैं 3 साल बाद भी हम नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात होनी चाहिए और है, नंबर एक, सिर्फ अशराफिया को नवाजने के लिए। एक और चीज़ होती है, खुद निसारी का जो दूसरा नुस्खा होता है जो हमने पढ़ा है, वो है मुल्की बचतें। इस वक्त मुल्की बचतें पाकिस्तान की 7.5% हैं। 2002 में अगर चले जाएं तो 17% थी। होनी चाहिए 20% से ज्यादा। यानी अगर 2002 से हम मुकाबला करें GDP से, तो इस साल हमने 10,000 अरब रुपया बचतें कम की हैं। यानी 15,000 अरब रुपया टैक्सों में कम वसूल किया, 10,000 अरब रुपया खुद जो हमारा माजी का था उससे हमने कम वसूल किया। मुल्की सरमायाकारी हमारी 13% है, जो कि होनी चाहिए 25%, 17-18% माजी में रही है। तो कोई 12,000 अरब रुपया हम कम यहाँ वसूल कर रहे हैं। 12,000, 15,000 और 10,000। हमारा पूरा बजट ही जो है वो 19,000 का है। तो आप देख लीजिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी परेशानी जो मुझे है वो ये है कि मेरे ख्याल से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गैर जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर टैक्सों की शरह बढ़ा दी। ये कह रहे हैं जी हमने देखिए उनके लिए जिंदगी तबाह कर दी, और जिनकी आमदनी ज़्यादा है उन पर टैक्सों की शरह बढ़ा दी और कहा कि देखें जी जिसकी आमदनी ज़्यादा है उससे हमने टैक्स ले लिया। लेकिन उसके लिए तो किसी तैयारी की ज़रूरत थी ना। अब होगा क्या वो मैं आपको बता दूं, बल्कि शुरू है। होगा ये कि जिसके पास चोरी का पैसा है या जायज़ पैसा है, दोनों हैं। जिसके पास जायज़ पैसा है वो कहेगा जी मैं 45% क्यों टैक्स दे दूं, मैं क्यों नहीं इसके डॉलर बना लूं, बेशक पाकिस्तान में रख लें। तो जब वो डॉलर बना लेंगे तो रेट तो इस साल में, अगला साल जो शुरू हो रहा है उसमें रेट तो गिर रहा है, तो उसके तो मजे आ गए। वो डॉलर बना लेगा तो डॉलराइजेशन आप कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है सलामती के। दूसरा, आप कैश ट्रांजैक्शंस की हौसला अफजाई कर रहे हैं क्योंकि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो कैश ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी, पर्चियों पर ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, डॉलराइजेशन बढ़ेगा। फिर एक ये सरमाए का फरार बढ़ेगा हुंडी हवाले के जरिए। अब ये होगा जो चोरी का पैसा है वो हुंडी के जरिए बाहर भेज देगा, बाहर बैंक में रख लेगा। मगर एक और अट्रैक्शन दी जो मैं समझता हूँ मुझे परेशानी हो रही है, वो ये थी कि जिन लोगों को आपने एमनेस्टी भी दी थी या अब जो चोरी का पैसा जा रहा है, वहाँ पर हमने एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लगा दिया जिसमें हम 9% मुनाफा दे रहे हैं डॉलर पर। तो ये जो जिन्होंने एमनेस्टी ली थी उनको कहा गया था इमरान खान साहब ने कि आप पैसा बाहर रखें, लूट के जो पैसा यहाँ से गया है, यहाँ से लूट के जो गया है बाहर ही रहने दें, मुझे 6% दे दें। यानी चोरी का माल बरामद हो जाए तो कहते हैं 6% दें, 94 आपका, और उसे पाकिस्तान में मत लाएं, वो बाहर पड़ा हुआ है। अब हम उनको 9% दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान में वही पैसा ले आए, 9% सालाना, वो 6% वन टाइम था। तो 3 साल तक वो रखेंगे, 27% तो उनको ये मिल गया। मगर ये भी आप मत भूलें कि जब वो एमनेस्टी आई थी तो उसमें डॉलर तो 158 रुपए का था। अब वही डॉलर जो है ना इस वक्त 278 का है, 9% वो यहाँ कमाएंगे। तो आपने तो इन चोरों को, कौमी दौलत लूटने वालों के मजे करा दिए। और जो जिस वक्त मैंने आपको बताया कि सरमाए का फरार होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। एक और मैं आपको एंगल दे रहा हूँ जो मुझे बहुत परेशानी लग रहा है, वो ये कि हमारा मुल्क में बरामदात बढ़ाने के बजाय इन्होंने बरामदात में इजाफे का हजम कम रखा है और रेमिटेंसेस का ज़्यादा रखा है। ऐसे दुनिया में कहीं होता नहीं है, हमने कहीं देखा नहीं ना। पाकिस्तान में पहले हुआ करता था, या आप देखें तो किसी ज़माने में तो 4 गुना ज़्यादा बरामदात होती थी। अब बरामदात कम हो गई। मैं एक डायरेक्शन देख रहा था कि हमारी डायरेक्शन क्या है। इस साल के बजट में भी इजाफा रेमिटेंसेस का ज़्यादा है। डायरेक्शन ये है कि मैं कंपेयर कर रहा था 2011 से 2025 तक, इसमें हमारी बरामदात जो बढ़ी हैं वो सिर्फ 8 अरब डॉलर बढ़ी हैं, सिर्फ 8 अरब डॉलर 14 साल में, जबकि दुनिया के मुल्कों में दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई। मगर उस वक्त 86 रुपए का डॉलर था, अब 2078 का। देखिए बरामदात में क्या तबाही आई। लेकिन रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ गई 20 अरब डॉलर। क्यों बढ़ी? इसलिए कि आपने 111(4) के तहत ये कर दिया है कि चोरी का पैसा बाहर जाए, वो पैसा जब पाकिस्तान वापस आ जाएगा उस पर टैक्स फ्री इनकम है। तो आप जब रेमिटेंसेस आप करते हैं तो उस पर तो टैक्सों का नुकसान होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, काला धन सफ़ेद होता है, हकीमत को एक पैसा दिए बगैर, और महंगाई बढ़ती है। हमारा काम तो बरामदात बढ़ाना है ताकि हमें रिजर्व, हमें डॉलर मिले, बरामदात बढ़ेंगी तो हमारी पैदावार बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा। हम उल्टा कर रहे हैं। भारत में से मैं ऐसा कंपेयर कर रहा था, अच्छा नहीं लगता मुझे। भारत में जो बरामदात हैं वो GDP का 21% है, हमारा 9%, यानी उनकी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा। मगर हम भी कहीं आगे हैं, हमारी रेमिटेंसेस उनसे 2.5 गुना ज़्यादा है, उल्टा है। तो मैं कह रहा था किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मैशत को, ये एक मुझे परेशानी की बात है। डॉलराइजेशन कर रहे हैं, सरमाए का फरार कर रहे हैं, चोरों को रिवार्ड कर रहे हैं, रेमिटेंस बढ़ा रहे हैं, बरामदात नहीं बढ़ा रहे हैं, ये तो चल ही रहा था।
अब एक और बात आ गई कि जब ये सूरत हाल है तो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो अब शायद 2080 तक भी नहीं जाएंगे, जो जिस तरह से मैंने अब सूबों के बजट भी देख लिए हैं, 2 के तो आ गए हैं। तो हम ये फिर सूबों से हमने कहा है इस बजट में कि आप 1200 अरब रुपए खर्च ना करें, जो हम एनएफसी वार्ड से देंगे वो वापस कर दें। तो वो वापस जो करेंगे तो वो तो तालीम का बजट और कम कर देंगे। तालीम का बजट में इन पार्टियों ने वायदा किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून भी थी, दोनों हुकूमतों के दौर में इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया कि हम 7% करेंगे जीडीपी का 2015 तक। वो तो 1.7% भी नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी हम 5% करेंगे, वो भी 1.7% नहीं कर रहे। तो ये 26 बिलियन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखना चाहिए कि इलेक्शन तो कराने के लिए तो उन्होंने किया है। सेहत का आप देख लीजिए, इलाज मालजे के लोगों को सहूलियात नहीं है और हम सेहत का बजट कम कर रहे हैं। 10 करोड़ आदमी हुकूमत के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला सकते पेट भर के, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, मुफ्त तालीम नहीं दिलवा सकते। और 5 साल से उम्र के जो बच्चे हैं उनकी अक्सरियत वो है जो लागर है, कमज़ोर है, उनका कद जो है वो उम्र के लिहाज से, उनका कद जो है उम्र के लिहाज से कम है और वजन जो है कद के लिहाज से कम है, उनके पास तालीम हुनर नहीं है। ये आपका मुस्तकबिल है। तो क्या तरजीहात हैं? क्या तरजीहात मराद देना, सरमाए का फरार करना है और तालीम को नज़रअंदाज करना है? ये वो चीज़ें हैं जो जौहरी पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं। ये चीज़ें बताने के बाद अगर मैं आपकी खिदमत में यर्ज़ करूँ कि चूँकि उन्होंने फैसला कर ही लिया है अशराफिया को नवाजने के लिए कि 25वें प्रोग्राम में जाके अपने आप को तबाह करना है, तो फिर ये जो मुल्की कर्जे हैं, मुझे इनकी रीशेड्यूलिंग का खतरा है। इसलिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि बजट में ये लिख दिया गया है, इस बजट में, कि जो नेट एफबीआर के रेवेन्यूज हैं उससे सूद की रकम 4200 अरब ज्यादा है। तो आपको तो सूद के लिए भी कर्जा चाहिए, तो फिर दिफा, तालीम, मुल्क कैसे चलेगा? कल को आपसे एक आ जाएगा जी आपके पास तो है नहीं, आप मुल्की कर्जों को रिशेड्यूल कर दें, बॉन्ड्स को कर दें, कौमी बचत को कर दें। ये तो पाकिस्तान को खौफ आता है, मेरे ख्याल से रूह कांपनी चाहिए। बैरूनी कर्जों की रिशेड्यूलिंग के लिए लाजमन जाएंगे। चीन क्यों गए थे, मैं पूछना चाहता हूं। अगर चीन सरमाकारी के लिए गए थे तो बजट के बाद जाना चाहिए था। बजट की तारीख बढ़ा के जाने का तो मतलब यही था कि आईएमएफ ने कहा भाई ये तो आपका गुजारा नहीं है, आप तो 2025 में भी हमारे कर्जे के बावजूद अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते, 2026 में भी नहीं कर सकते, 2027 में भी नहीं कर सकते, तो आप इधर उधर से रिशेड्यूलिंग कराते फिर रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा था कि चलने दो क्योंकि इन्हें हमारी की जरूरत है। लेकिन 3-4 साल के बाद जब जरूरत नहीं रहेगी, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा जाएंगे, उस वक्त हमारा क्या असर होगा, ये हमें सोचना है। और ये इसलिए सोचना है कि अगर आज हम इस्लाहात कर लें आज भी, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मुसीबतों से, खौफनाक अज़दहा जो कुछ हमारी तरफ चल रहा है उससे हम बच सकते हैं। तो लेकिन ये कि जो कुछ मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि पैसे लेके गुजारा करना है, मुल्की और बैरून अशराफिया को खुश करना है, पाकिस्तान की सलामती और मईशत को खतरात में डालना है। ये बहुत आम मसला है जिस पर कौम को और मीडिया को सोचना पड़ेगा। ठीक बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ एक पूरे केस को पेश किया है। हमारी मईशत की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, हमें किस तरह इससे निकलना है और आगे बढ़ना है, ये बहुत ही गौर व फिक्र की बात है और ये आम आदमी की बात नहीं है। माहिरीन बैठें और सोचें और कोई रास्ता तलाश करें। इजाज़त, वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। असल नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको इल्म है कि इस सेगमेंट में, इस ख़ास तौर पर शो में हम मुल्क के माहिरीन मईशत से उनकी राय ले रहे हैं बजट के बारे में। बजट वफाक के भी आए हैं, सूबों के भी आए हैं। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि हमारी मुल्क की मईशत किस समत पर जा रही है और हमें क्या करना चाहिए। सवालात उठ रहे हैं, बहुत से लोग इन पर बहुत सी बातें कर रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में हमेशा वो बहुत काम की बातें भी करते रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इस बजट को वो कैसे देखते हैं और मुल्क की मईशत को, ख़ास तौर पर इस बजट के रेफरेंस से, सूबों के बजट के रेफरेंस से मुल्क की मईशत को किस तरह बढ़ता हुआ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, क्या हाल है आप? बल्कि अल्लाह का शुक्र है। शाह साहब, क्या बजट आ गया, अब इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? देखिए मीर साहब, बजट जो है ये मैंने समझा था कि बहुत इसमें रिफॉर्म्स के पहलू नज़र आएंगे, क्योंकि हम पिछले तकरीबन 1.5 साल से रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स की बातें करते रहे हैं। ठीक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो वैसी
जगह पे पहुंच चुकी है जिसमें कर्जों में हम फंसे हुए हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स होती नहीं है, इंपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, रुपया कमज़ोर है, डॉलर जो है वो उड़ान करता रहता है, लोग गुर्गत की चक्की में पिस गए हैं। तो ये सारी बातें हम करते रहे हैं और उम्मीद ये थी कि इस बजट में अब वाकई हम इस्लाहात की तरफ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बजट में कोई रिफॉर्म्स का पहलू नज़र नहीं आया और सिर्फ ये नज़र आया है कि जो भी आईएमएफ की डिक्टेशन है उसके मुताबिक हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ में भी हमने जब पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार डिस्कस किया है कि आईएमएफ की सिर्फ एक शर्त होती है और वो शर्त ये होती है कि आपने जो अपने अखराजात करने हैं सूद के अलावा, वो आपने अपने टैक्सों से या गवर्नमेंट के रेवेन्यू से पूरे करने हैं। ठीक। और इस दफ़ा भी वो शर्त यही थी कि 1% जीडीपी का आप ज़्यादा कलेक्ट करेंगे टैक्सेस में अपने अखराजात से। सो इस जब ये शर्त होती है तो आपके पास एक दो और चॉइस होती है। एक चॉइस होती है कि आप अपने अखराजात कम करें और ताकि आपको अपने टैक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत कम महसूस हो। ठीक। लेकिन इस बजट में मैंने देखा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। इसमें 18,500 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी, तकरीबन 8-9 हज़ार रुपया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खर्च करेंगी, मजमूई तौर पे कोई 28-29 हज़ार रुपया खर्च होगा हुकूमती खर्चों में। और जाहिर है कि इतनी बड़ी रकम जब आप खर्च करेंगे तो फिर आपको टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक। और टैक्स में आप देख रहे हैं कि भरमार कर दी है इस दफ़ा। इतने ज़्यादा टैक्सेस कि कोई अगर हिलता भी है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि इतनी उम्मीदों से हम चले थे कि ये अब हम वाकई इकोनॉमी की रिफॉर्म करेंगे, लेकिन वो रिफॉर्म नज़र नहीं आई। ठीक। दूसरी बात ये है कि हमने जो अखराजात भी रखे हैं, अब एक तो पहले हम बात कर लेते हैं एफबीआर की। एफबीआर को हमने टारगेट दे दिया है कि अब वो 13,000 अरब रुपया इकट्ठा करेगा। और एफबीआर का तो एक ही तरीका है, वो हर जो टैक्स पेयर होता है उसको हैरस भी करते हैं, उसके ऊपर नोटिस पे नोटिस जारी होते हैं और एंड में आके कोई मुकमका सा होता है जिसके तहत थोड़ा बहुत पैसा हुकूमत को मिलता है, बाकी इधर उधर चले जाता है। सो ये जब टैक्स कलेक्ट करेंगे तो एफबीआर को और ज़्यादा ताकतवर कर दिया गया है और ये एक्सपोर्टर्स को भी इसके नेट में अब डाल दिया गया है। तो उससे ये होगा कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो भी अब एक किस्म का नॉन फाइलर्स बनने चले जाएंगे और वो भी ज़्यादा वक्त अपना एफबीआर के साथ गुजारेंगे और एक्सपोर्ट करने में भी बहुत दुश्वारी आएगी। सो आई थिंक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्सपोर्टर्स को टैक्स नेट में लाना, हर चीज़ पे टैक्स लगाने से इकॉनमी जो है वो स्लो होगी। ये जो हम सोच रहे हैं कि 3-3.5% ग्रोथ होगी, ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा जब टैक्स लगेंगे तो उससे एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और दूसरा प्रोडक्शन भी कम होगी और ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स एवेजन की तरफ भी ज़्यादा जाएंगे। ठीक। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बिजली का जो है बहरान, उसकी तरफ भी कोई ख़ास डायरेक्शन नज़र नहीं आई और वही हमारा बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे। सर्कुलर डेट के कहा गया है कि नहीं बढ़ने देंगे, इसका मतलब है कि और बिजली के जो बिल हैं लोगों पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। उसमें
नई सस्ती बिजली के बारे में कुछ खास डायरेक्शन भी नहीं दी गई, प्लान भी नहीं दिया गया। इसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम के खाते में फेडरल गवर्नमेंट को तकरीबन 1400-1500 अरब का फेडरल गवर्नमेंट का बनाया है खर्चा। इसके साथ साथ प्रोविंसेस भी जब मिलाएंगे तो 2,500-3 हज़ार अरब रुपया का हम ये डेवलपमेंट PSDP या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डालेंगे। लेकिन हमें एक्सपीरियंस है कि PSDP और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो चीज़ जाती है, जो पैसा जाता है, उसका रिटर्न नहीं आता और वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी नहीं होते। और इस वक्त 16-17 साल है इसका थ्रो फॉरवर्ड, यानी कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि 16 साल तक भी वो मुकम्मल नहीं होंगे, इतना पैसा नहीं है कि उनको मुकम्मल किया जाए। ठीक। सो ये जो पैसा PSDP में भी दिया है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए भी दिया है, ये भी एक किस्म का ब्यूरोक्रेसी को पालने के लिए दिया है कि जी वो काम कर रहे हैं तो करते रहें। सो हर तरफ हमने देखा है कि बिजनेस एज यूजुअल है। बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है कि किसी को आपने कोई टारगेट नहीं दिया, किसी की कटौती नहीं की, खर्चे को कम नहीं किया, बिजली के निज़ाम के बारे में कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, डेट सर्विसिंग का प्लान नज़र नहीं आ रहा, प्राइवेटाइजेशन का भी ज़्यादा मजमूई तौर पे कोई 30-35 अरब रखे गए हैं, जबकि करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी एक प्राइवेटाइजेशन प्लान होना चाहिए जिसमें प्राइवेटाइज करके कर्जे उतारने हैं। हमने सिर्फ प्राइवेटाइज करके हुकूमत के आमदन में नहीं डाल देना, उसके साथ हमें कर्जे उतारने चाहिए। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। एक इसमें बात जो की गई है वो ये है कि स्टॉक मार्केट को टैक्सेस से बचाया गया और उनमें कोई रद्द-बदल नहीं किया, जिसकी वजह से इस वक्त टैक्स मार्केट में एक जुम्बिश भी है। और टैक्स मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो समझती है कि शायद अब IMF प्रोग्राम भी मिल जाएगा और उससे कुछ स्टेबिलिटी आएगी, तो वो एक पॉजिटिव नोट आ रहा है। लेकिन जहाँ तक रिफॉर्म्स का तल्लक है वो बिल्कुल पीछे छोड़ दिए गए हैं। कोई हमने किसी महकमे को, हाँ एक महकमे को हमने फारग किया और वो PWD का महकमा। अब आप सोचें, कभी किसी ने PWD, वो भी सेंटर की PWD को समझा था कि ये कोई एग्जिस्ट भी करती है और उस पर खर्चा भी होता है, लेकिन हमने अनाउंस किया कि उसको हम बंद कर रहे हैं और खर्चा बचाने के लिए। हमें तो कोई 30-35 डिपार्टमेंट्स और अदारे बंद करने चाहिए थे जो कि जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी इकोनॉमी में। और मेरे ख्याल में अगर वाकई जिस तरह की हमारी कंडीशंस हैं हमारी इकोनॉमी की, जिस तरह से हमारे पर कर्जों का बोझ है, जिस तरह से हमारी स्टैग्नेशन है, जिस तरह से हमारी इन्फ्लेशन है, जिस तरह से हमारे मालियाती खसारे हैं और जिस तरह से हमारे तजारती खसारे हैं और जिस तरह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, तो बहुत से अदारों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, यहाँ उनसे हिसाब लेने की ज़रूरत है। मसलन प्लानिंग डिवीज़न से हमें पूछना चाहिए कि जी इतने साल इतने ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए हैं, तो इनका इकोनॉमी पे क्या फ़ायदा हुआ है। और आपको पता है हिंदुस्तान ने तो प्लानिंग डिवीज़न को बंद ही कर दिया हुआ है, पिछले 10-15 सालों से उन्होंने बंद कर दिया है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह हमें FBR से पूछना चाहिए। अब बजट में ये कहा गया है कि 700 या 7 अरब रुपया खर्च किया जाएगा टेक्नोलॉजी पे, तो भाई ये तो हमें 70 अरब खर्च करके टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी लाएं और जो 24-25 हज़ार लोग FBR में है वहाँ 3-4 हज़ार से काम बन जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आप टेक्नोलॉजी लाएं, डिजिटलाइज करें, प्रोफेशनलाइज करें और लोगों को सेल्फ असेसमेंट में लेके आएं कि लोग अपना सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स जमा कराएं और आगे कंप्यूटर और मशीनें लगी होनी चाहिए जो उसको वैल्यूएट करे और उनको बता दे कि आपने ठीक टैक्स दिया या गलत दिया है और उसके मुताबिक वो उनको सर्टिफिकेट जारी करे कि ये टैक्स दे चुके हैं और आसान हो जाए टैक्स करना।
ये जो इनके ऊपर जो FBR के में वक्त ज़ाया करती है बिजनेस कम्युनिटी और लोग, वो बंद हो। सो आई थिंक कि वो जिस तरह से हमें प्लानिंग को कम करना चाहिए था, FBR को ठीक करना चाहिए था, कॉमर्स मिनिस्ट्री जिसने कभी हमें एक्सपोर्ट्स में तो इजाफा जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ और इंपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी हिसाब लेना चाहिए कि जी आपने क्या किया है और आप अपने बजट कैसे जस्टिफाई करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए था, डाउन साइजिंग, हुकूमत की डाउन साइजिंग का, प्लानिंग का प्लान, कर्जों का प्लान, प्राइवेटाइजेशन का प्लान, ये सारे आप अवाम के सामने रखते और उसके मुताबिक आपको बजट बना के आगे चलना चाहिए था। अब ये बजट जो है ये स्टेटस को बजट है, बिजनेस एज यूजुअल बजट है। जैसे पहले हम 23-24 IMF प्रोग्राम्स के साथ पहले बजट्स देते रहे हैं, उसी तरह का ये भी बजट है। इसमें रिफॉर्म्स का पहलू मुझे नजर नहीं आया। आपके ख्याल में कोई बेहतरी की तवक्को तो नजर नहीं आ रही? कुछ सजेस्ट क्या करेंगे कि फौरी तौर पे क्या करना चाहिए अगर कोई तजवीज़ हो? देखें, मेरे ख्याल में कम अज़ कम ये जो 3,000 अरब रुपया एक्स्ट्रा टैक्सेस का लगाया है, तो हमें 3,000 अरब रुपया अपना अखराजात कम करने चाहिए थे और ये एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए थे। ठीक है। और उसकी वजह से हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करती, उनको इंसेंटिव होता प्रोडक्शन और करने का, एक्सपोर्ट और करने का। अब ये एक्सपोर्टर्स को FBR के हवाले करना बड़ा नामुनासिब स्टेप लिया है, क्योंकि एक चीज़ जो एक्सपोर्ट होनी थी, अब उसमें ये एक्सपोर्टर्स जो हैं ये डबल माइंडेड हो जाएंगे कि अब एक्सपोर्ट वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और टैक्स का क्या इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर और कितना वक्त ज़ाया होगा उनको। पहले ही वो अपने रिटर्न्स जो होते थे उसी में फंसे रहते थे। सो आई थिंक इकोनॉमी को हमने ब्यूरोक्रेसी के और हवाले कर दिया है और इसमें जो डीरेगुलेशन होनी चाहिए वो नहीं नज़र आ रही, जो प्राइवेटाइजेशन जिस स्केल की होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही, लिबरलाइजेशन का तो जिक्र ही कोई नहीं है। और सो बेसिकली रिफॉर्म बजट ये नहीं है और ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि 2-3 महीने गुजर जाएं, IMF का एक नया प्रोग्राम आ जाए, उसके बाद जो हम हमेशा करते हैं उसी तरह इस बार भी करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने बहुत प्रिसाइजली सारी गुफ्तगू जो थी, सारी सूरत जो थी और मईशत जो सूरत फेस कर रही है उसका नक्शा खींच के हमें बता दिया है। अल्लाह करे कोई मुल्क के लिए कोई बेहतर नक्शा हमारे सामने आ जाए और हम उस पर चल पड़ें। दुआई कर सकते हैं, वक्फा लेते हैं, इस सेगमेंट से इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू जितनी भी हम करते हैं टैक्स इसके बारे, बजट के बारे में, असल मसला टैक्सेशन का आ रहा है। लोगों पे बहुत बोझ पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि कहा गया था कि तनख्वाहदार तबके पे, गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा, सारा बोझ उन पर डाला गया। कहा गया था कि हम अपना टैक्स बेस वसी करेंगे, वो तो कोई होता नज़र नहीं आ रहा। बहुत सी बातें कही जाती हैं कि जिस तबके पर टैक्स लगाया जाने की कोशिश की जाती है वो प्रिविलेज क्लास आ जाती है और उसके रास्ते में हारज हो जाती है। क्या सूरत हाल है? ज़ीशान मर्चेंट साहब ख़ास तौर पर हमारे साथ हैं, उनसे हम सवाल करेंगे और ख़ास तौर पर पूछेंगे कि टैक्सेशन उनका एक ख़ास सब्जेक्ट भी है कि वो क्या महसूस करते हैं कि इस बजट ने इस कौम को क्या दिया है और जो टैक्स लगाए गए हैं या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मईशत को सुधार सकते हैं या हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान मर्चेंट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या महसूस करते हैं आप इस बजट के बारे में? मैं कुछ लोग तो जहाँ जाते हैं रो रहे हैं, वो कहते हैं उतनी तनख्वाहें लोगों की, सरकारी लोगों की बढ़ाई नहीं जितना उस पर टैक्स लगा दिया है और बाकी गरीब आदमी का तो ऐसी तैसी हो गई है। मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं, टैक्स को नागजीर भी है ये भी कहा जाता है, क्या कुछ तरीका है कि कुछ फ़ायदा पहुँचता दिखाई देता है कौम को और मईशत को? क्या कहते हैं आप इस बात में? वो अब वो कहते हैं ना, कभी कभी जब इंसान बहुत ज्यादा किसी से मानूस होता है और वो कभी कभी बेगम भी ये जुमला कह देती है और वो हमारे लिए बिल्कुल सही होता है कि अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो मेरे ख्याल से FBR हमें इतना ही चाहने लग गई है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है। अजीज, इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल जी। तो
एफबीआर ने किया ये है कि जो छोटे ताजिर हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो सैलरी टैक्स पेयर हैं, सैलरी टैक्स पेयर का रेट कोई नहीं बढ़ाया उन्होंने, लेकिन उनके जो स्लैब्स थे उसको शफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो अब हुआ ये कि जो तनख्वाहदार तबका है, अब उसका सालाना टैक्स जो है वो 15,000 से लेकर 2,70,000 रुपए तक बढ़ गया। एक तो उन्होंने ये काम किया। अब इससे होगा ये कि जो छोटे तनख्वाहदार आदमी है उसकी तनख्वाह पे जो है, जो उसका टैक्स, पहले एग्जाम्पल देता हूँ कि 1250 था 50,000 रुपए वाले से ऊपर की तनख्वाह पे, ठीक है, तो अब वो 2,500 हो गया, तो उसका टैक्स डबल हो गया। ठीक है जी, उसकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, यानी तनख्वाहदार तबका जो भी है उसकी टेक होम सैलरी अब लाजमी कम हो जाएगी अगले साल से। ठीक है जी। अब मैं फिर एक वो थोड़ा सा तुर्श लहजे में, थोड़ी सी या तंजिया लहजे में थोड़ी सी बात करूंगा, अगर आप इजाजत दे दें जनाब। मैं ये समझू कि ये ऐसे टैक्सेस वहां बढ़ाए जाते हैं कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं होता या जहाँ पे महंगाई बहुत कम हो रही होती है कि मुझे फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ तो रुपए रुपए से मुझे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हमारी महंगाई तो कम नहीं हो रही, हमारी महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है और महंगाई नीचे आने का कोई मुस्तकबिल में कोई चांस भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ तो ये सैलरी टैक्स पे है। अब आ जाइए जो बिजनेस है, छोटे बिजनेस जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं या इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं और ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाती हैं। उनका रेट आपने जो है 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया। अच्छा, यानी कोई सोच है, कोई समझ है, मुझे नहीं समझ में आता। हम ये समझ रहे थे, मैं जब इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ और औरंगजेब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अब हमने किसी को नहीं छोड़ना, टैक्स हर एक में देना है, तो हम ये ऐसे इकदाम आपको कल बजट में नजर आएंगे जिससे आपको अच्छा लगेगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जो सिस्टम में नहीं है उनको भी सिस्टम में डालना चाहते हैं। खुशी हुई, लेकिन अगले ही दिन वो खुशी मायूसी में और किसी हद तक डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई और नजर ये आया कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, जहाँ जिनको दुनिया में प्रमोट किया जाता है, इनके छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जो बड़े एक्सपोर्टर्स या बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की जो है सब्सिडरी, लेकिन उनको हमने कॉर्पोरेट, ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है उनसे भी बहुत ज्यादा अब टैक्स कर दिया। कॉर्पोरेट कंपनीज का रेट है 29% और एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस का अब रेट है 45%। यानी समझ से बाहर है भाई, यानी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी नहीं रहा अब तो ये तो एक सबसे बड़ा जो एक झटका लगा है और इससे भी सालाना जो टैक्स में इंक्रीज होगा वो 15 से 12.5 लाख रुपए तक का एटलीस्ट इंक्रीज है। अच्छा, जी जी। तो हम ये समझ रहे थे कि नए टैक्सेस तो इन्होंने कहा हमने नहीं लगाए, लेकिन ये तो एग्जिस्टिंग लोगों पे ही मजीद बोझ डाल दिया। हम अक्सर ये मैं अक्सर कहता हूँ और आज भी दोबारा कहूंगा कि जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट के लिए गन्ने की तरह है, जिसको मशीन में डाल डाल के जूस निकाल के अब उसका बुरादा बना दिया है गवर्नमेंट ने, और अब उसको पानी में डाल के फिर दोबारा से डालना चाहते हैं एकदम फिर मशीन में। तो जनाब ये नहीं हो सकता ना। आपके मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है और उसमें से 40 लाख लोग टैक्स देते हैं सिर्फ। जिस 40 लाख में से अगर मैं कहूँ कि 5,000 लोग जो है वो आपके मुल्क का 80% टैक्स देते हैं, तो 39,95,000 लोग वो है जो मुल्क का 20% टैक्स देते हैं। तो मसला ये है कि ये टैक्सेस जो है आपने टैक्स पेयर के ऊपर तो एक बोझ बहुत बड़ा डाल दिया। इसके बाद जो दूसरा एक बहुत बड़ा आप लोग गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक वो कारनामा किया है, वो ये किया है कि जो एक्सपोर्टर सेक्टर था, जो आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज लेके आता था, उसका टैक्स रेट था 1% एक्सपोर्ट
की जो अमाउंट पाकिस्तान में आती थी, ठीक, उसको उन्होंने जो है वो कह दिया है कि अब अगर आप इंडिविजुअल छोटे एक्सपोर्टर और छोटे पार्टनरशिप में तो आपका रेट भी 45% है, और कंपनी है आप कॉर्पोरेट तो आपका 29% टैक्स। अच्छा, तो अब उसको भी जो है सारा हिसाब किताब देना होगा। अच्छा, हाँ, तो एक एक्सपोर्टर कम्युनिटी को नाराज कर दिया इन्होंने, सैलरी टैक्स पेयर को नाराज कर दिया इन्होंने, बिजनेसेस को नाराज कर दिया इन्होंने। फिर ये चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ का टारगेट हमने अगले साल 3.6% रखा। कैसे ग्रोथ होगी नहीं समझ में आता। आपने लेदर गारमेंट्स और लेदर गुड्स और टेक्सटाइल गुड्स और टेक्सटाइल के क्लोथ्स उस पे 15% से सेल्स बढ़ाकर 18% कर दिया। सवाल ये है कि क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई तो बढ़नी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में ले जाने की बात हो रही है इस वक्त, तो इन्फ्लेशन तो जनाब सिंगल डिजिट में नहीं जाएगा। इन्फ्लेशन तो आगे आने वाले महीनों में बढ़ ही जाएगा। और जो ये इक़दामात किए गए हैं इनसे होगा ये कि मुझे लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की जो टेक होम सैलरी या टेक होम इनकम है वो कम हो जाएगी जो सिस्टम में है यहाँ पे। अफसोस का मकाम ये है कि ऑडिट उसी का होता है जो आपके सिस्टम में है, पेनल्टी उसी को लगती है जो आपके सिस्टम में है, बैंक अकाउंट उसी का फ्रीज होता है जो आपके सिस्टम में है, एडिशनल टैक्स उसी को लगता है जो आपके सिस्टम में है। जो नॉन फाइलर है, जो आपके सिस्टम में नहीं है, ना उनका ऑडिट होता है, ना उनको पेनल्टी लगती है, ना उनका डिफॉल्ट सरचार्ज एडिशनल टैक्स लगता है, ना उनके अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो इस मुल्क में अच्छा कौन हुआ, फाइलर या नॉन फाइलर? ठीक, फाइलर तो टैक्स दे रहा है, नॉन फाइलर का कोई ऑडिट नहीं, नॉन फाइलर को कोई नहीं पकड़ता। गवर्नमेंट ने हार मान ली है, नॉन फाइलर को हम नहीं पकड़ सकते। गवर्नमेंट के पास ये जो नॉन फाइलर हैं इनका CNIC मौजूद है, तो क्यों नहीं पकड़ रहे उन्हें? क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि जो उन्हें पकड़ सके? 25 लोग FBR में काम करते हैं, मैं कल किसी चैनल पे सुन रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है अगर 25,000 लोग से हम अपने टैक्स पेयर्स को नहीं बढ़ा सकते तो अभी तो हम 1 करोड़ और 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? फिर आप क्या किया, इस बजट में विदहोल्डिंग के रेट्स बढ़ा दिए। तो गवर्नमेंट की अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से टैक्स कलेक्शन को कहां से बढ़ाया जा रहा है? कोई भी नहीं। विदहोल्डिंग तो हम और आप करते हैं, ये विदहोल्डिंग तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोग करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट अपनी एफर्ट से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाह रही, वो तो विदहोल्डिंग एजेंट के बलबूते पे सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। यानी सितम ज़रीफी आप देखिए, जो FBR का जो 100% का जो भी रेवेन्यू, अगर मैं समझो आपको मिसाल देता हूँ कि 100 रुपए जो है जनाब FBR का टैक्स रेवेन्यू है, तो उसमें से करीबन 75 रुपए विदहोल्डिंग एजेंट्स कलेक्ट करके देते हैं, और बाकी उसमें से 75 के बाद जो 25 रुपए रह जाता है उसमें से टैक्स पेयर कुछ खुद भी बढ़ते हैं। तो FBR की अपनी कलेक्शन, अपनी एफर्ट से कलेक्शन तो नेग्लिजिबल हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारी कलेक्शन जो है विदहोल्डिंग एजेंट ने करनी है और टैक्स पेयर ने खुद भरना है, तो क्या हमें इस महकमे की जरूरत है जहाँ पे जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की करप्शन है? इसे टैक्स देने से कोई डरता नहीं है, टैक्स सिस्टम में आने से कोई डरता नहीं है, लेकिन टैक्स सिस्टम में आने के बाद जो उसके साथ उसकी हालत की जाती है उससे सब लोग डरते हैं और उससे सब लोग घबराते हैं। ठीक बात। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास नए साहब आए जिन्होंने कहा जी मुझे टैक्स करना है। हमने उनकी रिटर्न फाइल की। रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको पिछले 5 साल के नोटिस आ गए कि भाई आप पिछले 5 साल की भी रिटर्न भरें, और
मैं आपको जब मजाक बताऊं तो आपको मजाक लगेगा कि वो जो शख्स जिसकी हमने रिटर्न भरी थी उसकी उम्र 20 साल थी। अच्छा। समझिए कि वो 20 साल का बच्चा जिसने शुरू में अभी थोड़ा सा कुछ अपना काम शुरू किया फ्रीलांस का, तो उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी, उसने अपनी रिटर्न भर दी। लेकिन अब हमारा महकमा अल्हम्दुलिल्लाह उसको कह रहे हैं कि भाई तुम 15 साल की उम्र से रिटर्न फाइल करो। कि कौन सा निजाम है ये, किस तरीके का निजाम है ये? सब स्टैंडर्ड सिस्टम बेस्ड नोटिस आ जाते हैं, ये हैरेसमेंट की जुमरे में आता है, ठीक, ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन के जुमरे में आता है। मसला ये है कि इस बजट में मुझे ऐसा कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा कि जहां से जो है आप टैक्स बेस बढ़ा सकें। ठीक है, आपने विदहोल्डिंग रेट बढ़ा दिया प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए जो नॉन फाइलर है, आपने नॉन फाइलर्स को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए सजेशन दे दी कि उनको बाहर ना जाने दिया जाए पाकिस्तान से बाहर। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहता तो वो तो खुश है कि उसका टैक्स तो कम कट रहा है, जो उसको ज्यादा देना चाहिए था वो कम कट रहा है। इस बजट में मुझे ये नजर नहीं आया कि हमने जो ज़राअत का शोबा जो पाकिस्तान के जीडीपी में तकरीबन 22 से 23% कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए क्या किया, ना फेडरल बजट में ना सूबाई बजट्स में। इस पूरे बजट में मुझे ये नजर नहीं आया कि जो रिटेल सेक्टर है, जो 2013 में भी 30 लाख थे और आज भी 30 ही लाख है, बल्कि कम हो गए होंगे बकौल एफबीआर, आबादी बढ़ रही है लेकिन रिटेलर्स कम हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने उन्हें आज तक सिस्टम में हम ना ले सके। हम ताजिर दो स्कीम लेके आए, फ्लॉप हो गई। हम वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम लेके आए, फ्लॉप हो गई। 2018 में एक स्कीम आई, फ्लॉप हो गई। निफ्ता साहब 2022 में एक स्कीम लेके आए, बंद करवा दी गई। तो हमें तो सिस्टम में इन लोगों को लेना ही नहीं है। हमने तो ये फैसला किया हुआ है कि जो टैक्स दे रहा है उसी को निचोड़ना है। मसला जब तक आप अपना विजन ब्रॉड नहीं करेंगे, आप नए टैक्स पेयर्स को सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, नहीं चीजें बदल सकती। आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं 100 रुपए कमाऊं और 55 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दे दूं? मुमकिन नहीं है। ठीक बात। मैं अपने लिए कमाऊंगा या गवर्नमेंट के लिए कमाऊंगा? ठीक ठीक ठीक। अच्छा चले मैं हाई रेट भी दे दूं, लेकिन ना मुझे एजुकेशन फ्री मिलती है, ना मुझे हेल्थ फ्री मिलती है, ना मुझे पीने का पानी फ्री मिलता है, ये तो सब मुझे खुद खरीदना है। तो मैं 45 रुपए में कितना खर्चा करूंगा? मसला ये है सारा का सारा। ठीक ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने बहुत तफसील के साथ जो टैक्स सिस्टम अब राइज किया गया है उसकी खामियां भी बताई और बताया कि हम कहाँ फंसे हुए हैं और मईशत के लिए क्या मुश्किलात जो हैं हमें दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन कराम, हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। आपने तफसील के साथ ये सारी बातें सुनी और मुख्तलिफ माहिरीन मईशत का तज़किया सुना। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस बजट के नतीजे के तौर पर हमारी मईशत की डायरेक्शन कोई तय नहीं हो पाई और हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हम आर्जी तौर पर IMF के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, लेकिन जो ये टारगेट होना चाहिए कि आइंदा हमें इस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आइंदा हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, खुद इन्हिसारी की मंजिल को तय करेंगे। वो शायद मंजिल हम तय नहीं कर सके, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सके, उसके लिए हमने कोई मनसूबाबंदी नहीं की और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।